आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्व पूरे भारत की राजनीति में हमेशा से रहा है और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। अभी तक यहाँ से 85 सांसद चुनकर आते थे। उत्तराखंड बनने के बाद भी अभी भी 80 सांसद उत्तर प्रदेश से ही चुनकर जाते हैं। तो अभी भी पूरे भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या में अगर सांसद कहीं से जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति है, ये मुझे लगता है कि जो आज़ादी के बाद से जो राजनीति उससे और आज की राजनीति बहुत अंतर आ चुका है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जो आज़ादी के बाद जो लोग मुख्यमंत्री बने या जो राजनीति में आए, चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हों या सुचेता कृपलानी रही हों या चंद्रभान गुप्ता जी रहे हों, उनके बाद के दौर में देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे चीफ मिनिस्टर। तमाम लोग उस दौर में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद में फिर मुलायम सिंह यादव हुए और लोग हुए। लेकिन उसके बाद एक दौर आया जिसमें अयोध्या जन्मभूमि को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ और राम मंदिर निर्माण के नाम पर राजनीति की दशा और दिशा उत्तर प्रदेश की खास तौर से विशेष रूप से बदल गई। भारत की राजनीति में भी बदलाव आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया और यहाँ धर्म एक राजनीति का आधार बन गया, जहाँ एक तरफ मंडल और एक तरफ कमंडल की राजनीति होने लगी। एक तरफ जातियों के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ, पिछड़ी अगड़ी जातियों के नाम पर, एक तरफ जो है धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण होना शुरू हो गया। उस दौर में कल्याण सिंह भी मुख्यमंत्री बने और लेकिन मंदिर का ढांचा गिरने के बाद ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने और लोग भी बने, तमाम लोग परिवर्तन होता गया और फिर मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन 17 के बाद 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदली और जहाँ केंद्र में 14 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी उसका असर पड़ा और धीरे धीरे धर्म के आधार पर या मंदिर के आधार पर जो भी कहिए एक माहौल बना और उसकी वजह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 17 के बाद और 22 में पुनः वो रिपीट कर गए। हालांकि 22 का चुनाव थोड़ा टफ था और 22 में समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी सीटें, 125 के लगभग सीटें उन्होंने भी जीती, लेकिन सत्ता में नहीं आ सके। सत्ता फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। तो वर्तमान सरकार जो है वैसे तो ऊपर से देखने में कोई ठीक ही चल रही कहा जा रहा है, लेकिन लोगों में भी कई तरह के आक्रोश हैं और जो कहा जाता है बुलडोजर बाबा की सरकार है और ये तमाम अपराधियों को दबाने के नाम पे तमाम लोगों के मकान गिराए गए। खास तौर से लोगों ने आरोप लगाया, अन्य राजनीतिक दलों ने, कि जो अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोग हैं उनके अपराधियों पे इन्होंने ज़्यादा एक्शन लिया। या जातियों में अगर देखा जाए तो जो एक खास जाति जिसको बिलोंग करते हैं विजय जाति राजपूत बिरादरी के, उनको छोड़ के अन्य जातियों के साथ लोगों का आरोप है विपक्षियों का, खासतौर से ब्राह्मणों का, कि उनको आपने चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई किया, अन्य के खिलाफ किया, तो उसको लेकर एक विवाद भी है उनके ऊपर। और बुलडोजर कहा जाता है कि बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर चला, लेकिन बुलडोजर केवल अन्य दलों के नेताओं के ऊपर चलता है या माइनॉरिटी के लोगों पर चल रहा है या ब्राह्मणों के मकान घर पे चल रहा है या अन्य जातियों पे चल रहा है, यादवों पे चल रहा है, लेकिन वो बुलडोजर इनकी बिरादरी के अपराधियों पर नहीं चला, जिसको लेकर वो विवादित बने हुए हैं लंबे समय से और उसको लेकर तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया और अब निर्णय दिया, उसमें कहा कि आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते, वो असंवैधानिक है, क्योंकि आप किसी अपराधी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ तो उसको दंड दे सकते हैं, उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं, सजा कोर्ट देगी, न्यायालय देगी। ये सजा देने का किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि हम उसको सजा भी दें, जेल में भी बंद करें और उसके परिवार के लोग जिस मकान में रहते हैं वो मकान भी गिरा दें। हालांकि सरकार ने अपनी सफाई दिया कि वो नियमित रूप से पास नहीं था या नक्शा नहीं पास था। ऐसे बहुत से मकान है जो नक्शा नहीं बन, गवर्नमेंट बहुत से नक्शे नहीं पास करती है, तो क्या सबका मकान गिरा दिया जाता है? उनको भी नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद वो लोग अपना समाधान देते हैं या सामान लगाया जाता है या अंतर के जुर्माने लगाए जाते हैं। एकाएक किसी का मकान नहीं गिरा दिया जाता। इसको लेकर ये वर्तमान सरकार की आलोचना हुई, खासतौर से ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनको लेकर कि आपने
बुलडोजर को एक चुनाव चिन्ह बना लिया, एक तरीके से बुलडोजर बाबा की सरकार बना दिया है। और एक खास वर्ग, खास लोगों के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन सत्ता समर्थक लोग या भाजपा के समर्थक लोग या आपके जाति वर्ग से समर्थक लोगों पे आपकी बुलडोजर नहीं चलता। इसको लेकर विवाद है। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप के बाद जरूर थोड़ा सा न्याय मिलने की उम्मीद दिखी है। और ये जहाँ तक रह गया उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, तो ये सरकार ज़्यादा पुलिस तंत्र पे ही हावी है, पुलिस तंत्र ही इस पर हावी है सरकार में, पुलिसियाही कार्रवाई ज़्यादातर देखने को मिल रही है। बेरोजगारी के मोर्चे पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, या ऑस्ट्रेलिया के बराबर जनसंख्या माना जाता है उत्तर प्रदेश का। एक देश ही है पूरा उत्तर प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या है। लेकिन यहाँ का जो रोजगार की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा लोगों के, नौकरियों भर्तियों के वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, और जो वैकेंसीज निकल भी रही हैं बार बार पेपर आउट हो जा रहा है। सिपाही तक की भर्ती का पेपर आउट हुआ, यूपी पब्लिक कमीशन के पेपर को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसको भी लेकर आउट हुआ। और तमाम जो अभी नीट को लेकर तमाम विवाद खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम पूरे देश स्तर पर खड़ा हुआ। ये बड़ी भारी चिंता का विषय है वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत की सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय और एक समस्या बनी हुई है कि जो नौकरियों की भर्ती के लिए वैकेंसीज निकल रही हैं, वो वैकेंसियां भी विवाद में आ जा रही हैं, और वो बच्चे फार्म तो भर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, गरीबी और पिछड़ापन एक बड़ा समस्या देश के सामने है। रोजगार लोगों का नहीं, के पास जीएसटी को लेकर बड़ा तरह की आलोचनाएं हो रही हैं, पूरे भारत सरकार की भी हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी। सेल टैक्स को खत्म किया आपने, जीएसटी लगे। जो रोड टैक्स है बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, रोड तो बना रहे हैं विकास के नाम पे, आप कह रहे हैं मैंने रोड बना दिया, इतने किलोमीटर रोड बनाया, रोड तो आप बना रहे हैं लेकिन टैक्स इसके जनता को लगा रहे हैं। जब आदमी कार खरीदता है, गाड़ियां खरीदता है, तो एक बार फुल टाइम टैक्स पे करता है, उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा टैक्स लगे तो मैं समझता हूँ जनता का एक तरह से शोषण है, दोहन है। टैक्स का भी मिनिमाइज होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, और कानून सबके लिए एक समान, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ की जो बसावट है लोगों का रहने, विभिन्नता में एकता में भारतीय संस्कृति की विशेषता वाला देश है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग हर कम्युनिटी, हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। ये देश में तभी ये सफल हो सकते हैं, या लोकतंत्र में वही पार्टी सफल होगी तो सबको लेके चलेंगे, वसुधैव कुटुंबकम कंसेप्ट को लेके चले, सबको लेके चले, सबको रोजगार मिले, सबको अवसर मिले, छोटे व्यापारियों को अवसर मिले, क्योंकि इतने 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में और इधर उत्तर प्रदेश की सरकार जरूरी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, कोई नई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगी। थिकली पॉपुलेटेड एरिया है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इस बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश में कोई रोजगार के लिए अच्छे अवसर नहीं उपलब्ध हुए। न ही हैदराबाद या पूना या बेंगलोर की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, नोएडा को छोड़ दीजिए, नोएडा तो दिल्ली से सटा हुआ, कोई कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद या कोई भी शहर ऐसा नहीं बना जहाँ पर आईटी हब बने, या बनारस में ही कोई ऐसा आईटी हब बने। केवल धर्म के नाम पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, उसके नाम पर भीड़ बढ़ा दिया आपने। जो आध्यात्मिक सिटी थी उसको पर्यटन सिटी बना दिया। तो केवल पर्यटन सिटी बनाने से स्थानीय लोगों का कल्याण नहीं हुआ। जो वहाँ की जनता का कल्याण तभी होना है जब सबको रोजगार मिले, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, या ग्रामीण क्षेत्र हो। उनको जब तक हम रोजगार से, छोटे इंडस्ट्री से नहीं जोड़ेंगे, रेलवे में पहले भर्तियां ज़्यादा होती तो 4 ग्रेड के एक तरीके से नियुक्ति बंद हो गई है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार पूरे देश में खाली है। मोदी जी कहते हैं हर साल हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कभी कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और उन्होंने रोजगार तो दिया नहीं, और जो 1 करोड़ रोजगार पद है वो भी अभी खाली है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसको सबको ध्यान में रखकर जब सरकारें चलेंगी, डेमोक्रेटिक ढंग से चलेंगी, तभी देश का, प्रदेश का कल्याण संभव है।